नमस्ते। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम उस बेहद पेचीदा और हाई स्टेक्स कूटनीतिक शतरंज की बात करने वाले हैं जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच पावर का ये बैलेंस असल में काम कैसे कर रहा है और क्यों आने वाले चंद सालों में ये दुनिया की पूरी दिशा बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण में हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक परफेक्ट जियोपॉलिटिकल तूफान से, फिर समझेंगे ताइवान की सिलिकॉन शील्ड को, अमेरिका के कम होते हथियारों के जखीरे पर नजर डालेंगे, चीन की सैन्य पैंतरेबाजी को डिकोड करेंगे, मलक्का डिलेमा की बात करेंगे और आखिर में इस पूरी जोखिम भरी बिसात का एक निष्पक्ष आकलन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस परफेक्ट जियोपॉलिटिकल तूफान की। इतिहास खुद को कैसे दोहराता है ना। जरा 1962 के उस दौर को याद कीजिए जब पूरी दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की टेंशन में उलझी थी। ठीक उसी वक्त चीन ने उस मौके का फायदा उठाकर भारत पर हमला कर दिया था। अब जरा आज की स्थिति देखिए, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बन रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस वक्त मिडल ईस्ट में और दूसरी तरफ यूक्रेन में पूरी तरह से उलझे हुए हैं और महाशक्तियों का ये ध्यान भटकना बीजिंग के लिए एक बहुत बड़ी एक नई विंडो खोल रहा है। और इन सब के बीच एक साल जो बार बार सामने आ रहा है वो है 2027। ये महज एक नंबर नहीं है। माना जा रहा है कि इस साल तक चीनी लीडरशिप अपनी एक ऐतिहासिक विरासत यानी अपनी लेगेसी को मजबूत करने के लिए ताइवान के एकीकरण का कोई बड़ा कदम उठा सकती है। ये साल एक बेहद क्रिटिकल टाइमलाइन है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू पर, ताइवान की सिलिकॉन शील्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ताइवान जैसे छोटे से द्वीप में ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी लड़ाई की वजह बन रहा है। देखिए, बात सिर्फ जमीन या भूभाग की बिल्कुल नहीं है। इस पूरी कहानी की असली जान है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी और आईसी चिप्स। ये असल में हमारे आज के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का दिमाग और ब्लड सर्कुलेशन है। आसान शब्दों में कहूं तो अगर ताइवान पर कब्जा होता है तो इसका मतलब है पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी के दिमाग पर सीधा कब्जा होना। इसके बिना कोई डिजिटल कमांड या कंट्रोल मुमकिन ही नहीं है। जरा अपने आसपास देखिए, हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन, हमारे कंप्यूटर्स, 4G और 5G नेटवर्क्स, एआई सिस्टम्स, यहाँ तक कि एडवांस्ड मिसाइलों को गाइड करने वाले सिस्टम्स, ये सब के सब ताइवानी सिलिकॉन पर ही तो चल रहे हैं। जरा सोचिए, जिस किसी के भी हाथ में ये पूरी सप्लाई चेन होगी वो दुनिया भर की टेक कंपनियों को अपने इशारों पर नचा सकता है। ये द्वीप महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये ग्लोबल कंट्रोल की चाबी है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू भी है, रेयर अर्थ मेटल्स। ये वो खास खनिज होते हैं जो एक्सट्रीम तापमान को बर्दाश्त कर सकते हैं और मिसाइलों के काम करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन पर चीन का पहले से ही एकाधिकार है, यानी एरोस्पेस और एडवांस हथियारों के लिए जो मटेरियल चाहिए उस पर बीजिंग का ही कंट्रोल है। तो अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं और बात करते हैं खाली होते अमरीकी हथियारों के जखीरे की। अमेरिका इस वक्त दुनिया भर के कई मोर्चों पर उलझा है और इसका सीधा असर प्रशांत क्षेत्र यानी पैसिफिक की सुरक्षा पर पड़ रहा है। डेटा देखिए, मिडिल ईस्ट के तनाव में अमेरिका ने बहुत ही कम समय में करीब 1400 पेट्रियट इंटरसेप्टर, 850 से ज्यादा टोमाहॉक मिसाइलें और लगभग 370 SM-6 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर लिया है। उनकी कुल इन्वेंट्री के मुकाबले ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो खर्च हो चुका है। और यहाँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि इन खाली होते स्टॉक को वापस भरने में रातों रात का काम नहीं है। नई मिसाइलें बनाने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी चाहिए और अनुमान है कि कुछ सिस्टम्स को पूरी तरह से फिर से भरने में 4 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। इस गैप का मतलब है पैसिफिक में एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा होना। इसी बीच चीन क्या कर रहा है? चलिए चीन की सैन्य पैंतरेबाजी पर एक नजर डालते हैं। ग्राउंड पर या यूं कहें कि समुद्र में चीजें काफी तेजी से बदल रही हैं। चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। वे हर 3 महीने में ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। क्यों? ताकि अमेरिका के रिएक्शन टाइम को टेस्ट किया जा सके। हाल ही में चीनी युद्धपोत ताइवान के बहुत ही संवेदनशील पेंगू आइलैंड्स के पास गश्त करते दिखे। और तो और सहयोगी देशों की जो बालिकातान एक्सरसाइज होती है उसके काउंटर में इन्होंने लुजॉन के पास लाइव फायर ड्रिल्स भी शुरू कर दी हैं। और उनकी तैयारी का अंदाजा आप उनके सबसे आधुनिक युद्धपोत टाइप 055 डिस्ट्रॉयर से लगा सकते हैं। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा लड़ाकू युद्धपोत है। इसमें करीब 112 वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं। इसे एक तरह से तैरता हुआ शस्त्रागार कहा जा रहा है जो एडवांस्ड इंटरसेप्टर और एंटी शिप हथियारों से पूरी तरह लैस है।
अब फिर बात आती है YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल की। ये खतरे का एक बिल्कुल अलग लेवल है। हाल के ड्रिल्स में इसके लॉन्च की रिपोर्ट्स आई हैं। इसकी स्पीड मैक 10 के करीब है, यानी आवाज की गति से 10 गुना तेज। रेंज 1500 किलोमीटर है और इसे खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पैसिफिक में किसी को भी एंट्री करने से रोकने की एक बहुत बड़ी रणनीति है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, जिसे कूटनीति की भाषा में मलक्का डिलेमा कहते हैं। अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब चीन के पास इतना बड़ा सैन्य लाभ है और अमेरिका कई जगहों पर उलझा हुआ है, तो फिर ऐसा क्या है जो बीजिंग को कोई भी आक्रामक कदम उठाने से रोक रहा है? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 40%। ये वो विशाल आंकड़ा है जो चीन की तेल की उस मांग को दिखाता है जो उसे मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करनी पड़ती है। जरा इस सप्लाई रूट को ट्रैक करते हैं तो समझ आएगा कि चीन का आर्थिक इंजन असल में कितना कमजोर है। तेल पहले मिडिल ईस्ट से निकलता है, फिर बेहद विवादित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, एक लंबा रास्ता तय कर इंडियन ओशन को पार करता है और अंत में एक बहुत ही संकरे और पतले रास्ते स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर चीन तक पहुंचता है। और यही संकरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का चीन की जगुलर वेन यानी गले की नस है। यहाँ पर अमेरिका ऑकस और क्वाड के जरिए एक बहुत मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अगर किसी भी टकराव की स्थिति में पश्चिमी देशों ने यहाँ नौसैनिक नाकाबंदी कर दी तो चीन की ऊर्जा सप्लाई तुरंत ठप हो जाएगी और उनकी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। यही उनकी सबसे बड़ी ज्योग्राफिक कमजोरी है। तो अंत में बात आती है इस जोखिम भरी बिसात की। अगर हम सत्ता के इस तराजू को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो दो चीजें बिल्कुल साफ दिखती हैं। एक तरफ एक बहुत बड़ा अवसर है, एक उलझा हुआ अमेरिका, खाली होते हथियार और चीन का अपार सैन्य लाभ। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी भेद्यता यानी कमजोरी है, तेल पर पूरी निर्भरता और मलक्का पर नौसैनिक नाकाबंदी का एक विनाशकारी खतरा। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल जो पीछे छूट जाता है वो ये है कि क्या एक ऐतिहासिक विरासत बनाने की चाहत एक ऐसी नाकाबंदी के खतरे से ज्यादा बड़ी साबित होगी जो पूरे देश को रोक सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही दुनिया की अगली दिशा तय करेगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।